क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी के। ये क्वेश्चन बेटा आपसे ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव किसी तरीके से पूछा जा सकता है। प्लांट्स के लिए जो वेक्टर यूज करते थे लास्ट क्लास के अंदर पढ़ के, हम कौन सा यूज करते थे? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशन। चॉइसेस ऑफ जीन किस किस के ऊपर डिपेंड करता है बेटा? अब इन्फेक्शन होगा कब? जब पर्टिकुलर जो आरएनए है वो प्रोटीन बनाए तभी तो इन्फेक्शन होगा। तो ए पॉलीपेप्टाइड और बी पॉलीपेप्टाइड को जॉइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड और हमें क्या मिला? ह्यूमन इंसुलिन। जीन थेरेपी का मतलब क्या है कि जो डिफेक्टिव जीन है इसको रिप्लेस कर दो हेल्दी जीन से। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दिस इज नैंसी डेला and today we will discuss the chapter biotechnology and its application। तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दो यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी दो चैप्टर हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ऑलराइट, एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करूं टॉपिक्स की तो हम क्या क्या करेंगे? तो टॉपिक के अंदर हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या क्या है। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के अंदर क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है मेडिसिन के अंदर क्या क्या है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मेथड, ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड एथिकल इश्यूज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं इस चैप्टर के। तो इस चैप्टर से बेटा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है एक तो बीटी टॉक्सिन से, दूसरा क्वेश्चन बनता है आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक से, सेकंड क्वेश्चन बनता है थर्ड क्वेश्चन बनता है जीन थेरेपी से, एंड फोर्थ क्वेश्चन बनता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन से। ये सारे के सारे बेटा पोर्शन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे अगर मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी की तो एक बार मैं आपको रिवाइज कराती हूं कि बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है अकॉर्डिंग टू ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या थी? तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या थी? उसने ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी को मर्ज कर दिया था। सिंपली मतलब हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके, टेक्निक्स का यूज करके हम ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाते हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए जरूरी है। तो किस तरीके से बनाते हैं, क्या प्रोसीजर होगा, ये सब हम डिटेल के अंदर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो प्ले किया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने। ऑलराइट, बिना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी की कोई परिभाषा ही डिफाइन नहीं कर सकता, बायोटेक्नोलॉजी को कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूं कि अगर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है तो बायोटेक्नोलॉजी खत्म है। ठीक है, तो बेटा अब हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। प्रोसीजर तो हमने देख लिया किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट बनाया है, तो इसका हम एप्लीकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड कहां पर बेटा थेरेपेटिक्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड, एग्रीकल्चर के अंदर प्रोसेस फूड, बायोरेमिडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तीन क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी के। ये क्वेश्चन बेटा आपसे ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव किसी तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के तीन क्रिटिकल रिसर्च एरिया कौन कौन से हैं? तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी के तीन क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या है जहां पर रिसर्च हो चुकी है बहुत ज्यादा, जैसे कि प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड माइक्रोब्स और प्योर एंजाइम्स। The second one is creating optimal condition, क्योंकि जेनेटिकल इंजीनियरिंग के अंदर बेटा हमें चाहिए सिर्फ अपना प्रोडक्ट, हमें कोई भी अनडिजायर्ड प्रोडक्ट से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें चाहिए। एंड द थर्ड वन इज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्यूरिफिकेशन, जो लास्ट स्टेप था जिसके अंदर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो रहा था। ऑलराइट, तो ये तीन क्रिटिकल रिसर्च एरिया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि फूड प्रोडक्शन कुड पॉसिबली बी इंक्रीज्ड बाय थ्री वेज। देखो बढ़ती हुई पॉपुलेशन, हमने एवोल्यूशन चैप्टर के अंदर भी यही देखा था। ठीक है, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अंदर भी हमने ये देखा था कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन को किस तरीके से रोका जाए। ऑलराइट, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करके हमने एवोल्यूशन के अंदर हमने देखा था कि जो डार्विन जो थ्योरी है उन्होंने भी पॉपुलेशन का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज किया है अपनी थ्योरी के अंदर। तो बेटा जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो तो अर्थमेटिकली इंक्रीज हो रहे हैं। तो हर एक इंडिविजुअल के लिए बेटा जो फूड
ठीक है, मतलब हर एक इंडिविजुअल को खाना कैसे मिलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है, रिसोर्सेज इतनी तेजी से बढ़ नहीं रही है, तो भूखमरी आएगी। और अगर भूखमरी आई सोसाइटी के अंदर तो सारे के सारे क्राइम्स होंगे। तो इस प्रोसेस को कैसे रोका जाए? और तो देखो, प्रोडक्शन को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? प्रोडक्शन को बढ़ाने के बेटा 3 तरीके हैं। एक तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के अंदर क्या यूज किया? जैसे कि बायोपेस्टिसाइड्स एंड बायो इंसेक्टिसाइड यूज कर लिया। ठीक है, क्या यूज कर लिया बेटा? यहां पर यूज हो गया पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सारे के सारे यूज कर लिए। ऑलराइट, लेकिन बेटा ये हमारी क्रॉप के लिए ना क्या है, हार्मफुल है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की, तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंदर क्या यूज हो गया बेटा? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंदर बायो पेस्टिसाइड्स यूज हो गए। ठीक है, बायो पेस्टिसाइड्स और बायो फर्टिलाइजर का यूज किया गया। किसका यूज किया गया बेटा? बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स के अंदर अगर मैं बात करूं, जैसे कि एजोस्पिरिलम, और जो लेग्यूमिनस जो प्लांट है, जो लेग्यूम्स है बेटा, लेग्यूम्स की जो रूट्स के अंदर, लेग्यूम्स की बेटा रूट्स के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, राइजोबियम। वो भी किसकी तरह से काम करता है? वो बायोफर्टिलाइजर की तरह से काम करता है। अगर मैं बात करूं थर्ड वन इज, देखो इन दोनों से भी कुछ ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा था। ठीक है, ये तो हमारे लिए हार्मफुल है। जैसे आपने देखा था कि कुछ टाइम के बाद जो डीडीटी जो रेजिस्टेंट है बेटा, इंसेक्ट जो मस्कीटो हैं वो पैदा हो गए थे। तो इन दोनों का हार्म इफेक्ट था क्रॉप्स के ऊपर, हमारे ऊपर। तो इसलिए आया बेटा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जो बहुत ज्यादा आजकल बूम टॉपिक है। ठीक है, मतलब हर किसी का मतलब वो होता ना कि हॉबी क्या होते, तो बोलते हैं कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करनी है। तो थर्ड वन इज, अब ये दोनों जो टेक्निक्स थी, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ये भी कुछ ज्यादा फूड प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं पाई। ठीक है, तो जो थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेक्निक है बेटा, वो हुई जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर ने मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। अगर मैं बात करूं, ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन द ट्रिपलिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी वजह से ट्रिपलिंग हुई फूड प्रोडक्शन की। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, आपको ये आंसर बताना है। ठीक है, क्या आंसर बताना है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, अब हम आपसे बात करते हैं किसके बारे में? व्हाट आर द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? सक्सेस के रीजन क्या क्या थे बेटा? एग्रोकेमिकल मतलब फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करना, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थी, प्रॉब्लम एरिया और हिंडरेंसेस, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टिल नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन, एग्रोकेमिकल्स आर ओपन टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स फॉर डेवलपिंग वर्ल्ड। भाई एक फार्मर है, ठीक है, एक किसान है, उसको मतलब इतने ज्यादा एक्सपेंसिव एग्रोकेमिकल्स वो यूज नहीं कर सकता। इंक्रीज इन द यील्ड विद एक्जिस्टिंग वैरायटी इज नॉट पॉसिबल यूजिंग द कन्वेंशनल ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड से इतनी ज्यादा यील्ड इंक्रीज नहीं हो सकती थी। ऑलराइट, लेकिन कुछ ना कुछ तो मतलब फिर भी इंक्रीज हुआ है। ऑलराइट, कुछ ना कुछ तो बेटा इंक्रीज हुआ है। तो अगर मैं बात करूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड है बेटा किसकी? जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ऑल्टर कर दिया। ऑलराइट, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट की बात हो या फिर एनिमल की बात हो, किसी की भी बात हो, ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स, जीन हैव बीन अल्टर्ड बाय द मैनिपुलेशन आर नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, What are the application of genetically modification? क्या क्या एप्लीकेशन है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? ऐसी क्रॉप बना दी बेटा जो कि एबायोटिक स्ट्रेस है। जो नॉर्मली जो भी स्ट्रेस आता है, जैसे क्लाइमेट कंडीशन चेंज होती है, सूखा पड़ गया, ऑलराइट, सूखा पड़ गया या फिर ठंडी हो गई ज्यादा या फिर एक्सेस सॉल्ट, हीट के मतलब हीट से वो क्रॉप डैमेज हो जाती थी। लेकिन बेटा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करके ऐसी क्रॉप बनाई जो कि टॉलरेंट कर सके एबायोटिक स्ट्रेस को, ऐसी मतलब क्रॉप बनाई जो केमिकल पेस्टिसाइड के ऊपर ज्यादा रिलाय नहीं करे।
किसका मतलब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप की, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप के अंदर बेटा हम बीटी टॉक्सिंग और आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, जैसे कोई भी बेटा जब सपोज किसी फार्मर की बहुत बढ़िया खेती हुई है, वो सारी की सारी फसल अपने घर पे लेके आए, तो घर से मार्केट में बेचने के लिए जब सपोज थोड़ा सा टाइम गैप हो गया, तो उस टाइम गैप में उसकी फसल बेटा बर्बाद हो जाती थी। लेकिन ये जो मतलब प्रॉब्लम भी ओवरकम की गई। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय द प्लांट, ठीक है, मतलब जो प्लांट है बहुत अच्छे तरीके से क्या यूज कर सके, मिनरल यूज कर सके, एनहेंस द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा बेटा, विटामिन गोल्डन राइस, ठीक है। गोल्डन राइस मतलब ऐसे प्लांट, ऐसी क्रॉप बनाई गई विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जिसके अंदर ज्यादा न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके अंदर ज्यादा न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं गोल्डन राइस की, ऑलराइट, तो गोल्डन राइस क्या होता है बेटा, विटामिन ए एनरिच्ड राइस, ठीक है, विटामिन ए एनरिच्ड राइस होता है। इसके अलावा इसको मैं बाद में समझाती हूँ, एक बार ये लाइन पढ़ लेते हैं। टेलर मेड प्लांट्स के अंदर क्या क्या आएगा बेटा, प्लांट्स हैव बीन डेवलप्ड सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू द इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रैटेजिक फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। देखो हमने ऐसे प्लांट बनाए, ठीक है, हमने ऐसी क्रॉप बनाई। नॉर्मल जो क्रॉप है बेटा उसको जिंदा रहने के लिए, ठीक है, उसको नुकसान से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स की यूज मतलब वो पेस्टिसाइड्स का हम यूज करते थे, ठीक है, हम यूज करते थे फर्टिलाइजर का, ऑलराइट, हम यूज करते थे इंसेक्टिसाइड का, ऑलराइट। तो ये सारी की सारी ये जो चीजें बेटा क्रॉप के लिए इतनी ये बहुत ज्यादा क्या थी, हार्मफुल थी। लेकिन हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए, ठीक है, हमने ऐसे टेक्निक्स बनाए जिसकी मदद से हम मतलब नेचुरली हम इस तरीके से मतलब पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो जो क्रॉप है पर्टिकुलरली किसी पेस्टिसाइड के ऊपर क्या रिलाई ना करे। तो पूरी की पूरी हम टेक्निक पढ़ेंगे जिसके अंदर बेटा, तभी तो मैं बता रही हूं ना कि बायोटेक्नोलॉजी की हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी की हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे मेडिसिन के अंदर, ठीक है। तो यहां पर देखो एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा गोल्डन ए राइस का। तो गोल्डन ए राइस के अंदर अगर मैं यहां पे बात करूं तो बेटा डैफोडिल से, ठीक है, डैफोडिल से क्या लिया, डैफोडिल से एक जीन लिया, ठीक है, और ये जो जीन है वो कौन सा था बेटा, बीटा कैरोटीन जीन था, बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन, ठीक है, क्या था बेटा, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन था, ऑलराइट। और ये जो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन है ये जस्ट सपोज हमने डाल दिया किसके अंदर, राइस के अंदर, राइस। अब आप बताओ कि जो राइस के लिए हम जो वेक्टर यूज करते थे, प्लांट्स के लिए जो वेक्टर यूज करते थे लास्ट क्लास के अंदर पढ़ के हम कौन सा यूज करते थे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशन। एग्रीकल्चर जो एनिमल सेल के अंदर जो वेक्टर यूज करते थे वो कौन सा था, रेट्रोवायरस। तो देखो ये जस्ट सपोज एक बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन है और ये बेटा टीआई प्लाज्मिड है, इसके साथ हमने इसको अटैच किया और हमने क्या बना लिया, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट बनाने के बाद बेटा इसको इंट्रोड्यूस कर दिया किसके अंदर, राइस के अंदर, ऑलराइट। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन है, दिस बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन इज द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन। ये जो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन है ना बेटा, ये बीटा कैरोटीन प्रोड्यूसिंग जीन है, ये क्या है, प्रीकर्सर है, किसका प्रीकर्सर, ऑफ विटामिन ए। तो अब ये जो राइस है, ये राइस, अब ये बीटा कैरोटीन जीन इसके पास प्रेजेंट हो गया, अब ये विटामिन ए भी की फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इसका मतलब ये जो राइस है ये न्यूट्रिशनल रिच हो गया, ठीक है, ये जो राइस है बेटा न्यूट्रिशनल रिच हो गया। पहले इसके पास विटामिन ए नहीं प्रेजेंट था, अब इसके पास क्या है, विटामिन ए। क्या ये मेरी बात समझ में आई, क्या ये मेरी बात समझ में आई, ऑलराइट। तो ये था बेटा गोल्डन राइस का कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से हमें ना ऐसे क्रॉप बना दी है बेटा जो कि न्यूट्रिशनल रिच हो, ऐसी क्रॉप बना दी है जो कि क्या हो, न्यूट्रिशनल रिच हो। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में हम बात करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या आएगा यहाँ पर, जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये आएगा बेटा बीटी टॉक्सिन, ठीक है,
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बेटा ये क्या आएगा, बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, बीटी टॉक्सिन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो इट प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड बायोपेस्टिसाइड। ऑलराइट, एग्जांपल ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स आर बीटी कॉटन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बाद आते। वैसे तो हमने बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो एंड बीटी सोयाबीन जैसे भी क्रॉप हमने बना लिए। देखो अब जो बेसिलस जो थोरेंजेनेसिस है, जो बेसिलस जो थोरेंजेनेसिस है ना, किस तरीके से हम बीटी कॉटन बनाते हैं। ऑलराइट, तो देखो बेसिलस थोरेंजेनेसिस जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया बेटा, ये बैक्टीरिया एक ऐसा टॉक्सिन बनाता है, ठीक है, बीटी टॉक्सिन। बीटी का मतलब बेटा बेसिलस थोरेंजेनेसिस, ठीक है। देखो किस तरीके से यहाँ पे जो प्लांट है, जो क्रॉप दैट इज आपका जो आपका कॉटन है, रजिस्ट बनता है पर्टिकुलर इंसेक्ट से, ठीक है। तो यहां पर जैसे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी एनसीईआरटी की, जहां पर एक को इन्फेक्ट हो गया है, एक जो कॉटन जो बॉल है उसको इन्फेक्शन हो गया, दूसरी एकदम फ्रेश है, ठीक है। मतलब इस तरीके से यील्ड खत्म हो जाती है। तो हम किस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का यूज करते हैं और इस तरीके से पेस्ट रेजिस्टेंट ये क्रॉप बनती है, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि बेसिलस थोरेंजेनेसिस बैक्टीरिया बेटा ऐसा टॉक्सिन बनाता है जो उसके लिए तो क्या है, हार्मफुल नहीं है, ठीक है, उसके लिए तो हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसेक्ट उसको खाएगा, अगर कोई इंसेक्ट अगर उसको खाएगा तो वो इनएक्टिव टॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब वो इनएक्टिव एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसको क्या मिलेगी, एल्कलाइन पीएच मिलेगी, जो कि इसकी गट से उसको गट से मिलती है, ठीक है, एल्कलाइन पीएच विच इज प्रेजेंट इन द गट ऑफ द इंसेक्ट। अब जैसे ही उसको एल्कलाइन पीएच मिली, जो इनएक्टिव टॉक्सिन जो बैक्टीरिया को कुछ भी नहीं कह रहा था, सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो भैया कहानी क्या है, कहानी ये है कि जो बेसिलस थोरेंजेनेसिस जो बैक्टीरिया है, ये बेटा ये बैक्टीरिया एक टॉक्सिन बनाता है। ये जो टॉक्सिन है उसके लिए हार्मफुल नहीं है, ये जो टॉक्सिन है इसके लिए हार्मफुल नहीं है, क्योंकि ये जो टॉक्सिन है बेटा ये क्या है, इनएक्टिव है, ठीक है। लेकिन जब कोई इंसेक्ट इसके ऊपर अटैक करता है तो ये जो इनएक्टिव टॉक्सिन है वो एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मिलती है एल्कलाइन पीएच। क्यों? क्योंकि उसको मिलती है एल्कलाइन पीएच, ठीक है। अब जैसे ही एल्कलाइन पीएच मिली, उसकी ये एपिथेलियल मिडगट एपिथेलियल से बेटा बाइंड अप करेगा। ऑलराइट, एपिथेलियल सेल से बेटा ये बाइंड अप करेगा। बाइंड अप करने के बाद क्या होगा बेटा, स्वेलिंग होगा, ठीक है, एंड लाइसिस होगा, एंड अल्टीमेटली डेथ होगी, ठीक है। स्वेलिंग होगा, लाइसिस होगा, एंड अल्टीमेटली क्या होगा, डेथ होगी ऑफ इंसेक्ट की। क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं? ऑलराइट, तो देखो सिंपल सी बात है, जो टॉक्सिन बेसिलस थोरेंजेनेसिस को कुछ भी नहीं कर रहा था, वो इंसेक्ट की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉक्सिन है पहले इनएक्टिव स्टेज के अंदर था, अब ये किसके अंदर किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, एक्टिव के अंदर कन्वर्ट हो गया। कैसे? क्योंकि उसको एल्कलाइन पीएच मिल गई है, ठीक है, और स्वेलिंग होगा, लाइसिस होगा, एंड अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इस टॉक्सिन को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कोई ना कोई तो क्या होगा, जीन रेस्पॉन्सिबल होगा। तो साइंटिस्ट ने लगाया दिमाग, साइंटिस्ट ने दिमाग और सोचा क्यों ना हम इस टॉक्सिन के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है उसको हम आइसोलेट कर ले, उसको हम रिकॉम्बिनेंट बना ले विद द हेल्प ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, और बेटा उसको इंट्रोड्यूस कर दे प्लांट के अंदर। तो ये जो जीन है एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, ये जीन अपने आप को फिर क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, प्रोटीन बनाएगा। जब इंसेक्ट उस प्लांट के ऊपर हमला बोलेगा तो इंसेक्ट को फिर से इसी बात का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। क्या ये बात मेरी समझ में आई या नहीं? ठीक है, तो बेटा एक बार मैं फिर से बताती हूँ बीटी कॉटन के बारे में कि बेसिलस थोरेंजेनेसिस बेटा बैक्टीरिया है, इसके पास बेटा एक जीन है दैट इज नोन एज क्राई जीन, और दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉड ऑफ द बीटी टॉक्सिन, ठीक है।
और दैट इज ये जो कब बनाता है, ये बनाता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। ये इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन होता है, ठीक है, यानी कि एंडोटॉक्सिन होता है, अंदर ही बनता है सेल के। इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, प्रोटोटॉक्सिन है इसका मतलब, प्रोटॉक्सिन है इसका मतलब क्या है बेटा, ये प्रोटीन क्रिस्टल है, इनएक्टिव है, ठीक है, इनएक्टिव है। ऑलराइट, अब आगे की कहानी अगर मैं बताऊं तो देखो, ट्राइजीन फ्रॉम द बैसिलस थुरिनजेंसिस हमने लिया, ठीक है, बीटी कॉटन के अंदर डाल दिया, सेल एक्सप्रेस इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इंजेक्टेड बाय द कॉटन बुलवॉर्म, इंजेक्टेड बाय द कॉटन बुलवॉर्म, एल्कलाइन इन द मिड गट ऑफ द इंसेक्ट सोल्यूबलाइज दिस प्रोटीन क्रिस्टल, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया बेटा, एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये मिडगट एपिथेलियल सेल से बाइंड कर लेगा, वहां पर स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग होगी कि वो क्या हुआ बेटा, लाइसिस, एंड अल्टीमेटली डेथ ऑफ इंसेक्ट हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डेथ ऑफ इंसेक्ट हो जाएगी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बेटा ये जो जीन है, ये पर्टिकुलर जीन है, पर्टिकुलर इंसेक्ट के ऊपर ही एक्ट करता है, ठीक है। ये जो जीन है ना बेटा, ये जो जीन है, क्राई जीन है, ये पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को ही क्या करेगा, खत्म करेगा। और हमें पता लगाना पड़ेगा कि किस प्लांट के लिए सूटेबल है, ठीक है, किस प्लांट के लिए ये सूटेबल है। तो एक बार मैं पूरी की पूरी कहानी बहुत शॉर्ट में करती हूं कि भाई बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक है, क्या बोला मैंने, जो बैसिलस, तो बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक है, एक टॉक्सिन बनाता है जिसको हम बोलते हैं बीटी टॉक्सिन, और ये जो टॉक्सिन है बेटा इनएक्टिव है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रोटॉक्सिन, ठीक है। अब ये इनएक्टिव है बैक्टीरिया के अंदर, ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, तो जैसे ही बेटा कोई पर्टिकुलर इंसेक्ट इसको इसके ऊपर एक्ट करेगा, कोई भी पर्टिकुलर इंसेक्ट, कोई भी पर्टिकुलर इंसेक्ट इसके ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। अब ये इंसेक्ट इसके ऊपर एक्ट करेगा तो बेटा इंसेक्ट की क्या मिलेगी इसको, एल्कलाइन पीएच, इंसेक्ट की क्या मिलेगी बेटा इसको, एल्कलाइन पीएच मिलेगी। ये जो इनएक्टिव टॉक्सिन है बेटा, ये एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हुआ, ये बेटा मिडगट एपिथेलियल सेल से बाइंड अप करेगा, ये मिडगट एपिथेलियल से बाइंड करेगा। जो सेल है बेटा इसकी स्वेलिंग होगी, ठीक है, और लाइसिस हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली डेथ ऑफ इंसेक्ट, एंड अल्टीमेटली बेटा क्या होगा, डेथ ऑफ इंसेक्ट। ये पूरी की पूरी कहानी थी, बस इसी कॉन्सेप्ट को चुराया साइंटिस्ट ने बोला कि भाई ये जो बीटी टॉक्सिन है ना, इसको बनाने के लिए एक जीन होगा। भाई कोई भी अगर चीज बन रही, कोई भी प्रोटीन अगर बनना है तो उसके पीछे कोई ना कोई जीन होगा, उस जीन को आइसोलेट किया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन की मदद से बेटा वो किसके अंदर डाल दिया, कॉटन के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब ये जीन उसके पास पहुंच गया, ठीक है, अब वो एक्सप्रेस करेगा, प्रोटीन बनाएगा, लेकिन वो प्लांट को कुछ भी नहीं कह रहा। लेकिन जब इंसेक्ट उसके ऊपर अटैक करेगा, इंसेक्ट का खात्मा होगा बिल्कुल इसी तरीके से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनएक्टिव जो टॉक्सिन है, एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो आप मुझे ये बताओ इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है, कौन सा फैक्टर है जो इनएक्टिव से एक्टिव कन्वर्ट किया है। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो चॉइसेस ऑफ जीन किस किस के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है क्रॉप के ऊपर, और ये इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टारगेट पेस्ट, ठीक है। तो सबसे बात करूं तो क्राई फर्स्ट टैग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि जो क्राई फर्स्ट टैग एंड क्राई सेकंड डायबिटीज, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, कॉटन बुलवॉर्म के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। क्राई फर्स्ट टैग रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है कॉर्न बोरर के अगेंस्ट। तो बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है, ये डिपेंड करता है कि ये पर्टिकुलर टॉक्सिन है बेटा किस इंसेक्ट को किल करेगा। अगर मैं बात करूं लेपिडोप्टेरन्स के अंदर टोबैको बडवर्म, आर्मीवर्म, कॉटन बुलवर्म आएगा, ठीक है, और कॉर्न बोरर आएगा, ठीक है, और कॉर्न बोरर आएगा। ये सब किसके अंदर आते हैं, लेपिडोप्टेरन्स के अंदर। सिलोप्टेरन्स के अंदर बेटा बीटल्स आती है, लेपिडोप्टेरन्स के अंदर टोबैको बडवर्म, आर्मीवर्म, कॉटन बुलवर्म एंड कॉर्न बोरर आता है। सिलेप्टेरन्स के अंदर बीटल्स आते हैं। डायप्टेरन्स के अंदर बेटा फ्लाइज एंड मस्किटो आता है, ठीक है, डायप्टेरन्स के अंदर फ्लाइज एंड मस्किटो आता है। तो ये पर्टिकुलर आपको जानना है कि कौन सा क्राइजीन है किस पर्टिकुलर इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और उसके लिए मतलब हमें प्लांट का भी देखना है, हमने टारगेट पेस्ट भी देखना है, और हमने जीन भी देखना है।
ऑलराइट, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, पूरी जो स्लाइड है बेटा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहां से क्वेश्चन आता है। सब्जेक्टिव से क्वेश्चन आएगा बेटा मैकेनिज्म से, सब्जेक्टिव से क्वेश्चन आएगा मैकेनिज्म से। नेक्स्ट जो पोर्शन है बेटा वो है हमारा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है, देखो अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको पीछे लेके जाऊं, लास्ट लेक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको बताया था कि जो रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है, प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये प्रोकैरियोट के अंदर एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है। ठीक है, ठीक है, तो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, जो आरएनए जो इंटरफेरेंस टेक्निक है बेटा, जो एमआरएनए साइलेंसिंग भी हम जिसको बोलते हैं, ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, और जो यूकैरियोट्स के अंदर नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा होगा बेटा, आपका आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। ठीक है, तो it is the method of cellular defense mechanism in all the eukaryote against the pest infestation। against the pest infestation क्या है बेटा, ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी पूरी की पूरी कहानी किस तरीके से ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, उसके बाद हम आगे की कहानी बात करेंगे। तो जस्ट सपोज है कि एनिमल सेल है भाई, आगे की कहानी तो तब समझ में आएगा ना, तब आपको ये पता चलेगा किस तरीके से ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगा। तो ये क्या है बेटा, एनिमल सेल है। ठीक है, ये क्या है बेटा, एनिमल सेल है। ऑलराइट, ये क्या है बेटा, एनिमल सेल है। अब इस एनिमल सेल को इन्फेक्ट किया इस बैक्टीरियोफेज ने। ठीक है, और ये अपना जेनेटिक मटेरियल क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज कर देगा, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए। ठीक है, अब आपको पता है डबल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए है, डीएनए अगर एंटर किया है तो इसका मतलब क्या है, अब डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। ऑलराइट, अब आरएनए क्या बनाएगा, आगे चल के प्रोटीन बनाएगा। तो अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए है बेटा, आप देखो इसका एक जो स्ट्रैंड है वो क्या बनाएगा बेटा, सेंस एमआरएनए। ठीक है, एक स्ट्रैंड सेंस एमआरएनए बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा, एंटी सेंस एमआरएनए। ठीक है, दूसरा क्या बनाएगा बेटा, एंटी सेंस एमआरएनए, यही तो बनाएगा। एक बेटा सेंस एमआरएनए बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा, एंटी सेंस एमआरएनए बनाएगा। ठीक है, एक तो सेंस एमआरएनए सेंस आरएनए बनाएगा और दूसरा एंटी सेंस आरएनए बनाएगा। अब बेटा इसके अंदर प्रेजेंट होता है, चलो इसको इस तरीके से लिख देते हैं, एक सेकेंड, इसको किस तरीके से लिख देते हैं, इसको इस तरीके से लिख देते हैं कि जो डबल स्ट्रैंडेड, देखो डिपेंड करता है, ये आरएनए भी एंटर हो सकता है और डीएनए भी एंटर हो सकता है, ये डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड वायरल आरएनए की बात करती हूँ। इसका एक स्ट्रैंड बनाएगा आपका सेंस आरएनए और दूसरा क्या बनाएगा बेटा, ये दूसरा जो स्ट्रैंड है ये बनाएगा एंटी सेंस आरएनए। ठीक है, अब जो यूकैरियोटिक सेल के पास बेटा होता है रिस्क। ठीक है, जैसे कि मैंने बात कर दिया यहाँ पर, ये आरएनए और सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए, और इसको यहाँ पर बेटा ये प्रेजेंट होता है रिस्क। ठीक है, अब ये बाउंड कर लेगा। रिस्क का मतलब आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। रिस्क का मतलब क्या है, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। रिस्क, रिस्क का मतलब बेटा आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है ना, ये किसको खत्म कर देगा बेटा, ये किसको खत्म कर देगा, ये सेंस आरएनए को खत्म कर देगा। ये सेंस आरएनए के छोटे छोटे क्या कर देगा बेटा, टुकड़े बना देगा, और हमारे पास बचेगा क्या सिर्फ, और हमारे पास बचेगा एंटी सेंस आरएनए प्लस रिस्क। ठीक है, ये हमारे पास क्या बचा, एंटी सेंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या बचा बेटा, एंटी सेंस आरएनए और प्लस रिस्क। ये मेरी बात समझ में आई। तो जब देखो अब इन्फेक्शन होगा कब, जब पर्टिकुलर जो आरएनए है वो प्रोटीन बनाए, तभी तो इन्फेक्शन होगा, तभी तो इन्फेक्शन होगा।
जैसे कि हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या पढ़ा था, सिंपली जब प्रोकैरियोटिक सेल ने बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट किया, ठीक है, तो उसके पास प्रोकैरियोटिक सेल के पास दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एक तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर साइट के ऊपर एक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इको R1 है, अब इको R1 को जहां पर GAATTC सीक्वेंस मिली वहां पर वो कट लगा देगा। लेकिन अब ये हो सकता है ना, चलो ठीक है, बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल में मिला GAATTC सीक्वेंस, उसको तो उसने कट लगा दिया, उसको तो खत्म कर दिया, लेकिन अपने आप को भी तो बचाना है। क्या पता आपके पास अपने खुद के डीएनए के पास GAATTC सीक्वेंस हो, तो उसको बचाने के लिए उसके पास दूसरा सेट ऑफ एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइलेज, और वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। वो क्या ऐड कर देता है? मिथाइल ग्रुप। तो इसका मतलब जो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल भी खत्म और अपना भी बाय एडिंग मिथाइल ग्रुप, वो क्या हो गया? सेफ हो गया। तो इस तरीके से वो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के पास होता है रिस्क, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये रिस्क ही एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। तो यहाँ पर जैसे कि बैक्टीरियोफेज ने अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज किया, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए। अब जो डीएनए से बेटा क्या बनेगा? एक सेंस आरएनए, एक दूसरा एंटीसेंस आरएनए, ठीक है। लेकिन हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के पास होता है रिस्क, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। और ये रिस्क बेटा एंटीसेंस को तो कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन वो स्ट्रैंड जो कि प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो स्ट्रैंड जो कि प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका मतलब वो जीन ने एक्सप्रेस कर दिया, प्रोटीन बनाई, तो इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो उससे पहले ही वो खत्म कर दिया रिस्क ने, ठीक है। सेंस आरएनए क्या हो गया बेटा? छोटे छोटे टुकड़ों में खत्म हो गया, बचा एंटीसेंस। तो इस तरीके से नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, जो पहली जो लाइन है ना बेटा, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म, इसको मैंने यहां पर समझाया है, ठीक है। इसको मैंने आपको समझाया है कि नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का यूज करके पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक तो यही था ना, मेन टॉपिक तो यही था कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं। तो अब पहला हम बीटी टॉक्सिन पढ़ चुके हैं, सेकेंड अब हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, ठीक है। तो बेटा इट इज बेस्ड ऑन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए कोडेड फ्रॉम द पेस्ट स्पेसिफिक जीन इज साइलेंस प्रिवेंटेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आपको सिर्फ ये कई कॉन्सेप्ट याद रखना है कि देखो मैसेंजर आरएनए क्या बनाएगा बेटा? प्रोटीन बनाएगा। ये जस्ट सपोज ये मैसेंजर आरएनए है, ये जो मैसेंजर आरएनए बेटा ये क्या बनाएगा बेटा? प्रोटीन बनाएगा। अब यही जो प्रोटीन है ना बेटा, ये इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। तो बेटा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट मतलब ऐसे जो न्यूमेटोड्स जो कि टोबैको प्लांट की जो रूट्स है ना उसको इन्फेक्ट करते हैं, वहां पे नोड्यूल्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी यील्ड खराब हो जाती है, ठीक है। तो अगर इस मैसेंजर आरएनए को किसी तरीके से हम डबल स्ट्रैंडेड बना दे, कॉन्सेप्ट क्या है कि मतलब किसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके इस मैसेंजर आरएनए को हम डबल स्ट्रैंडेड अगर बना देते हैं, तो बेटा वो प्रोटीन नहीं बनेगी। डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए प्रोटीन नहीं बनाएगा, तो इसका मतलब वो जीन ही एक्सप्रेस नहीं करेगा जो कि उस पर्टिकुलर निमेटोड के लिए पैरासिटिज्म के लिए मतलब रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसके सोर्स क्या हो गए बेटा? वायरस विद आरएनए जीनोम, और जो भी मोबाइल जो जेनेटिक जो मटेरियल है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट दैट इज नोन एज ट्रांसपोजोन रेप्लिकेटिंग वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट, ठीक है। ये इन दोनों के सोर्सेज है। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा बेटा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। किस तरीके से बनेगा ये मैं आपको एक बार बताती हूं। तो थोड़े सा एक बार हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि द केस ऑफ निमेटोड रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक टोबैको पेस्ट कॉजिंग रूट नोड डिजीज। ये जो पेस्ट है, ये जो निमेटोड है बेटा, निमेटोड यानी कि जो राउंड वर्म है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर the formation of जो formation of nodules in the root of the tobacco plants, ठीक है, जिसकी वजह से टोबैको प्लांट की यील्ड खत्म हो जाती थी। और उस निमेटोड का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मिलोआइडोकाइनिन कॉग्निशिया, ठीक है। मिलोआइडोकाइनिन कॉग्निशिया से हमें बचाना है टोबैको प्लांट को। सिंपल सी बात क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का हमने यूज करना है, ठीक है, और टोबैको प्लांट को हमें निमेटोड से बचाना है, दैट इज मिलोआइडोकाइनिन कॉग्निशिया से बचाना है। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि भाई जो निमेटोड की जो पैरासिटिज्म के लिए एक पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर हम उस जीन के एक्सप्रेशन को रोक दे, मेरी बात समझे भाई,
कोई प्रोटीन है निमेटोड की पैरासिटिज्म के लिए, कोई प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है। अब उस प्रोटीन के पीछे कोई ना कोई जीन होगा। अब वो प्रोटीन कैसे बनेगी? पहले तो आरएनए बनेगा, आरएनए उस प्रोटीन को बनाएगा। तो हम किसी तरीके इस प्रोटीन की फॉर्मेशन को रोक देते हैं। इस प्रोटीन को कौन बना रहा है? आरएनए बना रहा है। मैसेंजर आरएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड होने से हम डबल स्ट्रैंडेड अगर हम बना देंगे तो आगे की पूरी क्या होगी? कहानी होगी ही नहीं, और हमारा जो टोबैको प्लांट है वो मिलोएडोगाइनी इनकॉग्निशिया से बच जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम पूरा का पूरा कहानी देख लेते हैं, उसके बाद बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं निमेटोड की, ठीक है, यहां पर बात कर रही हूं मैं बेटा निमेटोड की। ठीक है, तो निमेटोड का बेटा जो सपोज ये डीएनए है, ठीक है, ठीक है, ये निमेटोड का क्या है? डीएनए। ऑलराइट, अब यहां पर बेटा ये पर्टिकुलर जीन है, ये क्या है? पर्टिकुलर जीन है, और ये जीन है बेटा, अब एक स्ट्रैंड क्या बनाएगा? मैसेंजर आरएनए। जस्ट सपोज ये मैसेंजर आरएनए बना, ठीक है, अब ये जो मैसेंजर आरएनए है बेटा ये एक प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, ये जो मैसेंजर आरएनए है ये क्या बना रहा है बेटा? प्रोटीन बना रहा है। ये मैसेंजर आरएनए है, ये प्रोटीन बना रहा है, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैरासाइटिज्म बिहेवियर ऑफ निमेटोड। पैरासाइटिज्म बिहेवियर ऑफ निमेटोड। ठीक है, अगर मैं ये कह रही हूं आपको, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं ये कह रही हूं कि किसी तरीके से अगर हम इस जीन के एक्सप्रेशन को रोक दे, अगर हम ये प्रोटीन बनाना रोक दे, अगर जब सपोज हमें ये जीन है, ठीक है, ये प्रोटीन कब बनेगी? मैसेंजर आरएनए को हम डबल स्ट्रैंडेड बना दे, तो हमारा मेन काम क्या रहेगा? हमारा मेन काम क्या रहेगा कि भाई किसी तरीके से इस प्रोटीन को एक्सप्रेस होने से रोकना है। एक पर्टिकुलर जीन है, ये जीन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इसके पैरासाइटिज्म बिहेवियर के लिए। ठीक है, तो अगर हमें इस मैसेंजर आरएनए को, ठीक है, ये कौन सा मैसेंजर आरएनए होगा बेटा? ये ऑफ कोर्स सेंस आरएनए होगा। ठीक है, ये कौन सा होगा? सेंस आरएनए होगा। अभी जो सेंस आरएनए है प्रोटीन बना रहा है, तो इस प्रोटीन को किसी तरीके से अगर मैं रोक दूं, इस प्रोटीन को किसी तरीके से अगर मैं बनने से रोक दूं, रोकूंगी कैसे? कि इस मैसेंजर आरएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड से क्या बना दूं? डबल स्ट्रैंडेड। इस सिंगल स्ट्रैंडेड से क्या बना दूं? डबल स्ट्रैंडेड। अब मैं इसकी पूरी की पूरी आपको कहानी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो जस्ट सपोज ये ले ली मैंने प्लांट सेल, ठीक है, ये ले ली बेटा मैंने प्लांट सेल, ये है प्लांट सेल। ऑलराइट, तो ये जो जीन आइसोलेट किया मैंने, ठीक है, ये जीन मैंने आइसोलेट किया, ये जीन आइसोलेट किया। ऑलराइट, ये जीन को मैंने आइसोलेट किया। कौन सा जीन है? याद रखना, कौन सा जीन है? ये वही जीन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैरासाइटिज्म बिहेवियर ऑफ निमेटोड। इस जीन को मैंने लिया बेटा, और इस जीन को लिया और मैंने क्या कर दिया? और मैंने इसको फिक्स कर दिया। कहां पर फिक्स कर दिया? ठीक है, और बेटा मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, ये मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, ऑलराइट, ये जीन है बेटा, इस जीन को मैंने रिकॉम्बिनेंट बना दिया। क्या बना दिया बेटा? रिकॉम्बिनेंट। और प्लांट सेल के लिए कौन सा वेक्टर यूज करते थे? अब आपको दोबारा ना बताना पड़े, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूं, प्लांट सेल के लिए हम वेक्टर यूज करते थे टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन हम यूज करते थे। इसका हमने क्या बना लिया बेटा? रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, इसका हमने क्या बना लिया? रिकॉम्बिनेंट। आगे की कहानी हम देखते हैं कि देखो हमने इस, अब जो हमारे पास मॉडिफाइड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा, अब हमारे पास क्या मिला? हमें मॉडिफाइड, इस जो डीएनए जो मिला, हमने इस तरीके का मॉडिफाइड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा कि इसके दोनों ही स्ट्रैंड हमें क्या बनाएंगे? आरएनए बनाएंगे। ठीक है, मॉडिफाइड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इसकी कहानी क्या थी बेटा? इसकी कहानी ये है कि एक तो ये सेंस आरएनए भी बनाएगा, ठीक है, सेंस आरएनए भी बनाएगा, और इसकी कहानी क्या है बेटा? ये एंटी सेंस आरएनए भी बनाएगा। इस तरीके से हमने क्या बना दिया? इसका मॉडिफाइड कर दिया। ठीक है, चलो भाई बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं सेंस आरएनए को व्हाइट से रिप्रेजेंट करती हूँ, और जो एंटी सेंस है इसको बेटा मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करती हूँ। सेंस और एंटी सेंस बन गए।
अब ये कॉम्प्लीमेंट्री है, आपस में डबल स्टैंडर्ड बना लेंगे, लेकिन हमारे पास क्या है बेटा, रिस्क है। ठीक है, रिस्क है तो आप समझ लीजिए आगे की कहानी है पूरी बढ़िया। रिस्क, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, जो सेंस स्ट्रैंड है इसके तो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इसको तो कर दिया बर्बाद, और हमारे पास मिला एंटी सेंस स्ट्रैंड विद रिस्क। ठीक है, और हमारे पास क्या मिला बेटा, और हमारे पास मिला एंटी सेंस। ठीक है, और हमें क्या मिला बेटा, एंटी सेंस विद रिस्क। ठीक है, और हमारे पास क्या मिला, एंटी सेंस विद रिस्क। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। जस्ट सपोज अब इस प्लांट को हमला बोला है, इस प्लांट पर हमला बोला है किसने, इस प्लांट पर हमला बोला है निमेटोड ने, और निमेटोड के पास क्या है, और बेटा निमेटोड के पास क्या है, सेंस आरएनए है। ये जब सपोज निमेटोड के पास तो सेंस आरएनए है। ठीक है, अब जैसे ही ये निमेटोड इसके ऊपर हल्ला बोलेगा तो ये एंटी सेंस आरएनए इसके पास जाएगा। ठीक है, एंटी सेंस आरएनए इसके पास जाएगा, ऑलराइट, एंटी सेंस आरएनए इसके पास जाएगा, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड से क्या बन गया बेटा, अब डबल स्ट्रैंडेड बन गया। ठीक है, क्योंकि इसके कॉम्प्लीमेंट्री, जब हमने जीन यही आइसोलेट किया तो इस सेंस स्ट्रैंड की कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, एंटी सेंस के पास होगी। ठीक है, तो ये दोनों डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा, और रिस्क है इसके पास, रिस्क है तो भी सेंस आरएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देगा, और बचेगा क्या, सिर्फ एंटी सेंस आरएनए विद रिस्क। तो जब ये सेंस आरएनए आगे बेटा प्रोटीन ही नहीं बना पाया, अब मेरी बात समझे, जब ये सेंस आरएनए आगे प्रोटीन ही नहीं बना पाया, जब प्रोटीन ही नहीं बना पाएगा तो पैरासिटिज्म बिहेवियर शो क्यों करेगा, तो बस आरएनए इंटरफेरेंस की कहानी है। मैं पूरा सम अप करती हूँ। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है कि भाई नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। सिर्फ कहानी ये है कि जो सेंस आरएनए और जो एंटी सेंस आरएनए है ना बेटा, सेंस आरएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, एंटी सेंस आरएनए है उसको ये कुछ भी नहीं कहता। तो आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स होता है यूकैरियोटिक सेल के पास, जो कि नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। निमेटोड के पास एक पर्टिकुलर जीन है, ये जीन रिस्पॉन्सिबल है पैरासाइटिज्म बिहेवियर ऑफ दैट निमेटोड। अगर निमेटोड को जिंदा रहना है तो इस प्रोटीन की उसको आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये जीन, जो प्रोटीन, ये प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जीन, इस जीन को आइसोलेट किया, टीआई प्लाज्मिड से अटैच किया, रिकॉम्बिनेंट बनाया, और क्या कर दिया बेटा, इन्फेक्ट करा दिया किसको, प्लांट सेल को। ठीक है, ट्रांसफर करा दिया प्लांट सेल को। अब हमें जो डीएनए है इस तरीके से मॉडिफाइड मिला कि ये सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए दोनों ही बनाएगा। अब जैसे ही बनाएगा तो रिस्क है बेटा, इस सेंस आरएनए को तोड़ देगा, एंटी सेंस आरएनए बचेगा। अब जब ये निमेटोड इसको इन्फेक्ट करेगा बेटा, तो ये एंटी सेंस इसके अंदर जाएगा जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री होगी सेंस आरएनए की, और एक डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा। जैसे ही डबल स्टैंडर्ड बना, प्रोटीन बनी, और प्रोटीन बनी और प्रोटीन डबल स्टैंडर्ड बना, प्रोटीन नहीं बनी, और प्रोटीन नहीं बनी, तो इसका मतलब निमेटोड का भी खात्मा यहां से हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। तो यहां पर हमने देखा, अब बस अब जो मैंने आपको बताया है ये यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, निमेटोड स्पेसिफिक जीन, वो जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल है निमेटोड के मिलोएडोगाइनिन कॉग्निशिया के पैरासिटिज्म बिहेवियर के लिए, इंट्रोड्यूस इन द होस्ट प्लास बाय यूजिंग टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन इन सच अ मैनर दैट बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए बनेंगे किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए अगर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएंगे, जो इनिशिएट कर देगा आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। प्लांट के अंदर वाली बात नहीं है, ये किसके अंदर वाली बात कर रहा है, एक निमेटोड के अंदर। ठीक है, पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन द ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग द स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए। तो ये पूरी की पूरी है, होस्ट प्लांट जेनेटेड डबल स्टैंडर्ड आरएनए ट्रिगर्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द निमेटोड इन्फेस्टेशन। ये मेरी बात समझे कि भाई डबल स्टैंडर्ड बन गया, रिस्क ने उसको सेंस वाले को तोड़ दिया, एंटी सेंस बचा। जब एंटी सेंस उसके अंदर जाएगा निमेटोड के अंदर, तो सेंस और एंटी सेंस दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे, और आगे जब कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड मैसेंजर आरएनए बनेगा तो आगे प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगी, तो पूरी की पूरी कहानी खत्म निमेटोड की। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया एग्रीकल्चर के अंदर, बीटी कॉटन और आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का दूसरा नाम बेटा मैसेंजर आरएनए साइलेंसिंग भी है। ठीक है, एमआरएनए साइलेंसिंग भी है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा की जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन मेन टॉपिक हमारा क्या आएगा कि बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन मेडिसिन के अंदर।
बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन मेडिसिन के अंदर, ठीक है। तो अभी तक एक डेटा है हमारे पास 30 रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। हमारे पास क्या डेटा है बेटा, 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द ह्यूमन यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। India, in India, 12 of these are presently being marketed. 12 of being presently being marketed. Mass production मतलब देखो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन। अब देखो आपने कोविड के टाइम पे ही सुना होगा कि इतनी ज्यादा मास प्रोडक्शन हो रही थी वैक्सीन, तो उसके पीछे की साइंस क्या है, बायोटेक्नोलॉजी तो है। उसके पीछे की साइंस क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। और डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स, कोई भी इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स यहाँ पर अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स नहीं चाहिए। अब मैं आपसे यहाँ पे बात करती हूँ कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कौन सा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, देखो जैसे आपको पता होगा जो इंसुलिन है, ठीक है, जो इंसुलिन है बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास इंसुलिन बनाती है। और इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, इंसुलिन हार्मोन जो ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है, ठीक है। अगर किसी पर्सन के अंदर इंसुलिन हार्मोन ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उस पर्सन के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा होगी और इस डिजीज को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो जो डायबिटीज इंसिपिडस होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, यहाँ पर मैं डायबिटीज मेलाइटस की बात कर रही हूँ, वो हो रही है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। तो पहले प्रॉब्लम क्या थी बेटा, पहले जो इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता था जो स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग से, ठीक है, स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग से, लेकिन वो एलर्जी कॉज करता था, क्योंकि कोई नॉन ह्यूमन सोर्स अगर हम कोई मतलब सोर्स उठाएंगे और ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसर्ट करेंगे तो वो एलर्जी कॉज करेगा। लेकिन सॉल्यूशन क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, और जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमुलिन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमुलिन, ठीक है। तो किसने बनाया बेटा, देखो किसने बनाया, एक रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन मैन्युफैक्चर्ड, कौन सी कंपनी बेटा, इलाई लिली। याद रखना इलाई लिली क्या है बेटा, एक अमेरिकन कंपनी है। 1983 के अंदर इसने रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाया, ठीक है। The main challenge for the production of insulin using recombinant DNA technology was getting insulin assembled in a pure form। देखो अगर मैं बात करूं मेन प्रॉब्लम आ कहां पर रही थी, तो जैसे जो इंसुलिन बनता था बेटा वो मतलब एक जो मैच्योर करना पड़ता था, ठीक है। जो इंसुलिन है बेटा वो एज अ प्रो हार्मोन बनता था। तो इंसुलिन के पास अगर मैं बात करूं 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ए बी एंड सी, ठीक है। जो ए पॉलीपेप्टाइड चेन है, बी पॉलीपेप्टाइड चेन है, और कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन है बेटा, सी पॉलीपेप्टाइड यहां पर चेन है। तो जो ए पॉलीपेप्टाइड चेन है, ए पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर बेटा 21 अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। बी पॉलीपेप्टाइड चेन के पास 30 अमाइनो एसिड होते हैं और सी पॉलीपेप्टाइड चेन 33 अमाइनो एसिड की होती है। ऑलराइट, तो मेन प्रॉब्लम कहां आ रही थी, मेन प्रॉब्लम आ रही थी कि जो सी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, ये ए पॉलीपेप्टाइड चेन और बी पॉलीपेप्टाइड चेन को लिंक करने का काम करती थी, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते थे, लिंकर चेन। सी चेन को हम लिंकर चेन बोलते थे। तो जो पहले जो इंसुलिन बनता था बेटा वो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनता था, ठीक है। तो ये ए पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, ये पिंक वाली बी पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, और जो ग्रे वाली सी पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो सी पॉलीपेप्टाइड चेन ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन को पास लाने का काम कर रही थी ताकि उनके बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाए। तो एक क्वेश्चन आता है, अगर मैं मैच्योर इंसुलिन की बात करूं तो ए चेन कितने अमाइनो एसिड होंगे बेटा, जैसे ए प्लस बी चेन होगी, सी चेन को तो बाद में रिमूव कर दिया जाता है और इसको मैच्योर इंसुलिन हम बोलते हैं। तो ए पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर बेटा 21 अमाइनो एसिड है, बी के अंदर 30 अमाइनो एसिड है, तो टोटल अगर मैच्योर उसकी बात करूं तो 51 अमाइनो एसिड है, ठीक है। क्या है बेटा, 51 अमाइनो एसिड, ठीक है, 51 अमाइनो एसिड। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जो ए पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए, ठीक है, जो ए पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है बनाने के लिए कोई ना कोई जीन होगा, ठीक है, उसको रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से उसका बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन करा लिया। ऐसे ही बी पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा बनाने के लिए कोई ना कोई जीन। ऑलराइट, तो ए चेन को और जो बी चेन है, ठीक है, ए चेन को बनाने के लिए कोई ना कोई जीन रेस्पॉन्सिबल है, बी चेन को बनाने के लिए कोई जीन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसको अलग कल्चर किया और लार्ज स्केल के ऊपर, और बाद में दोनों को ज्वाइन करा दिया विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज। और ये किसने कराया, ये कराया है किसने,
इलाई लिली कंपनी ने, दैट इज अमेरिकन कंपनी, 1983। तो पहले जो इंसुलिन नॉन ह्यूमन रिसोर्स से लेते थे, जैसे स्लॉटेड कैटल और पिग से लेते, तो लार्ज नंबर में उनकी भी डेथ होती थी, ऊपर से एलर्जी भी होती थी। अब जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है हमने ह्यूमन से ही लिया है, ठीक है, उसको कल्चर कराया है आर्टिफिशियली और लार्ज स्केल पे। अब ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि एक ही मतलब डायबिटिक का पेशेंट है, 2 ही डायबिटिक के पेशेंट है, लार्ज अमाउंट के अंदर बेटा, बहुत लार्ज इन नंबर डायबिटिक के पेशेंट है, तो बेटा लार्ज अमाउंट के अंदर इसकी सिंथेसिस होती है। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा है। एक बार आप इसका चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, एक चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं इसके आगे की कहानी। तो कैसे हुआ बेटा सीक्वेंस ऑफ इवेंट आर्टिफिशियली जो सिंथेसाइज्ड है, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड के अंदर किस तरीके से बात हुई कि डीएनए जो सीक्वेंस है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पॉलीपेप्टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल ए जीन है, ठीक है, इसको आइसोलेट किया, इसको प्लाज्मिड की मदद से इसका क्या बना लिया बेटा, रिकॉम्बिनेंट बना लिया, ठीक है, प्लाज्मिड की मदद से इसको रिकॉम्बिनेंट बना दिया और किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया बेटा, ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। जो होस्ट सेल है वो क्या थी बेटा, ई कोलाई थी। होस्ट सेल क्या थी बेटा, ई कोलाई। अब ये पूरी की पूरी कहानी हम लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, ये पूरी की पूरी कहानी अब हम लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। ये तो है बेटा रिस्पॉन्सिबल ए पॉलीपेप्टाइड चेन ये क्या है बेटा, ए पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं, जस्ट सपोज एक सेकंड बेटा, ये कलर में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन। इसी तरीके से बेटा ये जीन है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ बी पॉलीपेप्टाइड चेन, इसका हमने रिकॉम्बिनेंट बनाया। एनिमल इसका हमने रिकॉम्बिनेंट बनाया इस तरीके से, ठीक है, और इसको ट्रांसफर कर दिया ई कोलाई के अंदर, और इसको ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, इसको ट्रांसफर कर दिया ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो अब क्या बनी बेटा, बी पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, बी पॉलीपेप्टाइड। तो ए पॉलीपेप्टाइड और बी पॉलीपेप्टाइड को ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड और हमें क्या मिला, ह्यूमन इंसुलिन। ये पूरी की पूरी कहानी है। जो होस्ट सेल, ये याद रखना बेटा, ये याद रखना कि इलाई लिली कंपनी ने जो होस्ट सेल यूज की वो थी बेटा ई कोलाई, ठीक है। इंसुलिन बेटा, अब एक क्वेश्चन आता है, वैसे इसका आंसर लिखा हुआ है कि इंसुलिन बेटा हम इंजेक्शन के फॉर्म में ही क्यों लेते हैं, इंसुलिन को हम डायरेक्ट मतलब ऑरल डाइजेशन क्यों नहीं करते, क्यों, क्योंकि इंसुलिन बेटा एक पेप्टाइड हार्मोन है। अभी मैंने आपको बताया ना अमाइनो एसिड की, भाई ए के अंदर 21 अमाइनो एसिड होती है, बी के अंदर 30 अमाइनो एसिड है, ठीक है, तो ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। तो जैसे बेटा हमारे स्टमक के अंदर और ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग हमारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं हमारी गट के अंदर, तो इसीलिए इसके डायरेक्ट इंजेक्शन लेते हैं, क्योंकि अगर प्रोटीन एंजाइम है तो इसको तो क्या कर देंगे, डिग्रेड ही कर देंगे ना। तो ये पूरी की पूरी कहानी है आपके सामने। सेकंड बेटा आता है सेकंड एप्लीकेशन, और जो सेकंड एप्लीकेशन है इसका नाम है जीन थेरेपी। सेकंड जो एप्लीकेशन है बेटा इसका नाम है जीन थेरेपी, ठीक है। तो सिंपल से अगर मैं बात करूं, सिंपल 2 टाइप की आपको इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज दे रखी है आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है। एक का नाम है बेटा स्किड। स्किड क्या होती है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑलराइट, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि स्किड, ठीक है। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि स्किड। अब 2 डेफिशिएंसी डिजीज दी गई है, एक तो स्किड और दूसरा एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो जो एड्स है बेटा हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। स्किड की हम यहाँ पर बात करेंगे, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है बेटा ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। जब हमारा इम्यून सिस्टम बेटा काम नहीं करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम जब काम नहीं करेगा तो एक सिम्टम नहीं आएगा। क्या पता किस बैक्टीरिया ने, फंगस ने हमारी बॉडी के ऊपर अटैक कर दिया। नॉर्मली हमारा इम्यून सिस्टम तो फाइट कर सकता है, ठीक है, नॉर्मली बेटा हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट कर सकता है, जो नॉर्मल एयर वगैरह के अंदर बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम जब ठप पड़ जाता है ना,
तो जब हमारा इम्यून सिस्टम ठप पड़ जाता है तो बेटा कुछ भी कहानी नहीं होती, फिर तो कोई भी आएगा, छोटा मोटा इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया आएगा और हमें लपेट के ले जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी क्या थी, इसकी कहानी थी। तो जीन थेरेपी का मतलब क्या है कि जो भाई डिफेक्टिव जीन है उसको रिप्लेस कर दो हेल्दी जीन से, ठीक है। जीन थेरेपी का मतलब क्या है कि जो डिफेक्टिव जीन है इसको रिप्लेस कर दो हेल्दी जीन से, ठीक है। डिफेक्टिव जीन है, डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर दो किसको, हेल्दी जीन से, ठीक है। तो अब देखो हुआ क्या कि जीन थेरेपी के बारे में बताती हूं। जो पहले जो जीन थेरेपी है, सबसे पहली जीन थेरेपी किसको की गई, ईयर याद रखना है 1990 के अंदर 4 ईयर ओल्ड गर्ल, जिसको क्या थी बीमारी बेटा, एडेनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी थी, ठीक है। एडिनोसिन डीएमिनेज की एफिशिएंसी थी, एडीए एंजाइम की डेफिशिएंसी थी, ठीक है। देखो पूरी की पूरी कहानी मैं बताती हूँ कि किस तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम ठप होता है। तो एडीए एंजाइम, एमिनोसिन डीएमिनेज, ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, ये जो एडिनोसिन डीएमिनेज जो एंजाइम है, ठीक है, जो एडिनोसिन एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम है, ये एंजाइम बेटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलीफेरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है, प्रोलीफेरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट। एडिनोसिन डीएमिनेज है ना बेटा, एडिनोसिन डीएमिनेज है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट। अब प्रोलिफरेशन होगा बी एंड टी लिम्फोसाइट का, तो बेटा जो बी जो लिम्फोसाइट है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, और टी लिम्फोसाइट है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, बी लिम्फोसाइट रेस्पॉन्सिबल है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। और जो टी लिम्फोसाइट है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये रेस्पॉन्सिबल है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। मेरी बात सुनो भाई, एक अगर एडी एंजाइम है, वो एंजाइम प्रोलिफरेशन कराता है बीओटी लिम्फोसाइट की, ठीक है। जो एडी एंजाइम है प्रोलिफरेशन कराता है बीओटी लिम्फोसाइट की, तो बी लिम्फोसाइट है वो रिस्पॉन्सिबल है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए, और टी लिम्फोसाइट है ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब एडी एंजाइम ही नहीं होगा, ठीक है, अगर एडी एंजाइम ही नहीं होगा तो आप मुझे बताओ तो क्या प्रोलिफरेशन होगा बीओटी लिम्फोसाइट। हमारी बॉडी की पूरी इम्यूनिटी कौन है, हमारी बॉडी का पूरा जो इम्यून सिस्टम हो किसके लिए, किसके पास है, किसके कंट्रोल के अंदर है, मतलब टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट भी मतलब हेल्पर टी सेल, ठीक है। चलो टी लिम्फोसाइट अगर मैं बोलूं, अब टी लिम्फोसाइट ही गार्ड करते हैं बी लिम्फोसाइट को, तो भाई जब हमारा बीओ टी लिम्फोसाइट ही खत्म नहीं हो, ये खत्म हो गई, प्रोलिफरेशन ही नहीं होगा, अगर बीओ टी लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन ही नहीं होगा तो बेटा हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो तो ठप हो जाएगा, जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है बेटा वो तो ठप हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिजीज है दैट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो देखो यहां पर ये जो डिजीज है ना, ये ट्रीट करने के क्या क्या तरीके हैं। नॉर्मली अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो रिप्लेसिंग अ डिफेक्टिव म्यूटेंट एलील विद अ फंक्शनल वन, जीन टारगेटिंग विच इन्वॉल्व्स अ जीन एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ एडीए डेफिशिएंसी क्या क्या इसके ट्रीटमेंट है बेटा, एक तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, फंक्शनल एडीए एंजाइम दो बेटा पेशेंट को, ठीक है, रेगुलर इंटरवल के टाइम पर, लेकिन ये कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है। सेकंड क्या हो जाएगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इन चिल्ड्रन, ठीक है, लेकिन यहां पर भी मैच वगैरह देखना पड़ता है कि भाई गुड मैच है या नहीं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इन चिल्ड्रन। एंड द थर्ड वन इज जीन थेरेपी, ठीक है, जीन थेरेपी, और इसका भी केस क्या रहेगा, इट कुड बी ए परमानेंट क्योर अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज डन अंडर, मतलब जो भी जेनेटिक जो थेरेपी है ये अगर डन करें हम एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, ठीक है, डन करें हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पर। देखो इसके अंदर होगा क्या, जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, जस्ट सपोज है कि ये पर्सन है बेटा, ये हेल्दी मतलब हेल्दी पर्सन नहीं है, इस पर्सन को क्या है, स्किड है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ठीक है।
जो पर्सन है बेटा स्किड है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है इसको। ऑलराइट, तो आइसोलेशन ऑफ एडीए डिफेक्टिव सेल्स, तो यहां से आइसोलेशन किया, यहां से बेटा आइसोलेशन किया, ठीक है, इंजेक्शन में, ये रहा आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ एडीए डेफिशिएंसी सेल, ठीक है, एडीए डेफिशिएंसी सेल का आइसोलेशन किया और इसको क्या करा लिया बेटा, कल्चर करा लिया, ठीक है, इसको क्या करा लिया, कल्चर करा लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा वेक्टर हम यूज करते हैं इसके लिए, रेट्रोवायरस, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज है। अब इसके अंदर क्या हुआ बेटा, हम ये इसका जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफेज का, और हम विद द हेल्प इसका जो फंक्शनल जो जीन है ना, इसका जो फंक्शनल जीन है, आई एम रिप्रेजेंटिंग विद द रेड कलर, जो ग्रीन कलर है बेटा ये तो इसका बैक्टीरियोफेज का, ये खुद का क्या है, एक मतलब खुद का जीन है, ठीक है, खुद का मतलब जेनेटिक मटेरियल है। तो रेट्रोवायरस की मदद से हेल्दी जीन ऑफ एडीए एंजाइम इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, हेल्दी जीन ऑफ एडीए एंजाइम, हेल्दी जीन ऑफ एडीए एंजाइम, हेल्दी जीन ऑफ एडीए एंजाइम इंट्रोड्यूस कर दिया और इनको क्या करवा दिया, इन्फेक्ट करा दिया, ठीक है। तो ये जो जीन है बेटा इसके पास आएगा, ठीक है, रेड कलर से ये जीन इन सेल के पास आएगा, अब इन सेल के पास आएगा तो अब ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई बेटा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, और ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट हो गई और इनको कहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया, दोबारा से पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। क्या ये बात मेरी समझ में आई? तो रेट्रोवायरस का बेटा यहाँ पे यूज किया जाता है। तो एडीए एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट, जिस पर्सन को एडीए डेफिशिएंसी थी वहां से आइसोलेशन किया एडीए डिफेक्टिव सेल्स का, ठीक है, रेट्रोवायरस का यूज करके बेटा हेल्दी जीन ऑफ एडीए एंजाइम ट्रांसफर करा दिया। ट्रांसफॉर्मेशन कराने के बाद जब इसको इस नॉर्मल जो भी एडीए डेफिशिएंसी जो सेल थी बेटा इससे क्या कराया है, इन्फेक्ट कराया है, ठीक है, इससे क्या कराया बेटा, इस तरीके से इन्फेक्ट कराया है, ठीक है, इस तरीके से ये इन्फेक्ट कराया है, तो इसने अपना जीन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये पूरी की पूरी क्या है, कहानी। लेकिन ये परमानेंट क्योर तभी है बेटा जब इसको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे किया जाएगा। लिम्फोसाइट ऑफ पेशेंट एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया, रेट्रोवायरस मेडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट है बेटा। अब ये देखो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट है, वैसे तो हम बाद में भी करें लेकिन डब्ल्यूबीसी का बेटा जो लाइफ स्पेन है वो क्या होता है, डेफिनेट पीरियड होता है, लेकिन अगर हम इस जीन थेरेपी को अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे करें तो ये परमानेंट क्योर है, ठीक है, अर्ली। अदरवाइज जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट अगर हम ट्रांसफ्यूज करेंगे, ठीक है, तो बेटा ये प्रोसेस हमें करनी ही पड़ेगी, क्यों, क्योंकि लिम्फोसाइट का एक डेफिनेट लाइफ स्पेन रहता है। तो ये है बेटा आपकी कहानी यहां तक की। आगे हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर क्या होगा, पैरामीटर अर्ली डिटेक्शन, कन्वेंशनल टेक्निक नॉट पॉसिबल, मॉडर्न पॉसिबल। देखो अर्ली डिटेक्शन पैरामीटर्स क्या क्या है कन्वेंशनल एंड मॉडर्न टेक्निक के, ठीक है। तो बेटा जो कन्वेंशनल जो पुराने जमाने की जो टेक्निक है ना उससे अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन मॉडर्न से पॉसिबल है। अर्ली के अंदर तो बेटा हम सीरम और जैसे यूरिन एनालिसिस करते थे, लेकिन मॉडर्न के अंदर बेटा जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। और ये ही बेटा डायग्नोस्टिक टेस्ट है किसका, एड्स का, ठीक है, ये क्या है बेटा, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, किसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है बेटा, ये एड्स का डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ठीक है। तो देखो अर्ली एम्ब्रियोनिक पीछे एडीए एंजाइम का मुझे याद आ रहा है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, तो हम पूरा प्रोसेस पूरा चैप्टर ही था। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को भी हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, किस तरीके से डीनेचुरेशन होता है, एनिलिंग होता है और एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज की जाती है ये रिडक्शन ऑफ वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया। भाई अगर हमारे पास किसी कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, तो हम उसको क्या करा सकते हैं, पीसीआर की मदद से उसको एम्पलीफाई करा सकते हैं, ठीक है। तो यूज डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, म्यूटेशन इन जीन्स इन कैंसर पेशेंट, जेनेटिक
डिसऑर्डर्स के लिए हम PCR का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे ये क्या है बेटा, इसका एक याद रखना, इसका जो मेन काम है वो क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन इसका मतलब प्रिंसिपल है एंजाइम इसका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे का। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट पैथोजन। देखो मतलब इसकी सिंपल सी कहानी मैं बताती हूँ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे में क्या होता है, जैसे कि आपने एक प्लेट ली है, ठीक है, यहाँ पर आपने जो भी एंटीजन है उसके अगेंस्ट आपने यहाँ पर एंटीबॉडी बना ली है। ठीक है, ये क्या है बेटा, एंटीबॉडी आपने इसके अगेंस्ट बना ली है। अब फिर आपने पेशेंट का सीरम डाला, पेशेंट का अगर सीरम डाला तो ये एंटीजन है इसके ऊपर बाइंड करेगा, इस तरीके से एंटीजन इसके ऊपर बाइंड करेगा। और बेटा हमने अब एंटर कर दिया है, अब हमने डाल दिया है एंजाइम लिंक्ड, ठीक है, एंटीबॉडी। अब हमने बेटा एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी इसके ऊपर डाल दी है। ठीक है, अब देखो अगर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी इसके अंदर हमने डाल दी है तो एंटीजन है तो इसे बाइंड कर लेगी। तो हम ले लेते हैं बेटा एक सबस्ट्रेट, ठीक है, हम ये ले लेते हैं एक सबस्ट्रेट। ठीक है, अगर बाइंडेशन हो गया है तो एक ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट प्रेजेंट दिखाएगा। ठीक है, ये बेटा जो क्रोमोजेनिक हम सबस्ट्रेट लेते हैं यहाँ पे, तो ये बेटा कलर चेंज होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि देखो बाइंड कब होगा, एंटीबॉडी हमने ली, पर्टिकुलर एंटीजन उसके अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी बना ली, पेशेंट का सीरम हमने डाला और हमने देख लिया कि भैया उसके पास तो एंटीजन है, एंटीजन है तो एंटीबॉडी से बाइंड कर लेगा। ठीक है, जैसे एंटीजन उससे बॉडी से बाइंड किया, हमने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी भी डाल दी। अब ये किसी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में क्या देगी, कलर देगी। अब कलर कब आएगा, जब इस बाइंडिंग हुई है। बाइंडिंग कब हुई है, जब एंटीजन है। एंटीजन है तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो चुका है। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे तभी तो यहाँ पे बोला गया है कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है, तभी तो क्या है ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, ऑटो रेडियोग्राफी की, तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए लिया जाता है, हाइब्रिडाइज कराया जाता है विद द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, Pro will not hybridize with the muted gene, hence the mutated gene will not appear on the photographic film due to the lack of complementary। तो ये जो अगर मैं बात करूं मॉडर्न मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर आपकी 3 आती हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर एंड एलाइजा। ठीक है, ये 3 टेक्निक आपकी आती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स मतलब जो मैनिपुलेट किए गए हैं जिनका डीएनए एंड एक्सप्रेस द फॉरेन जीन, इसके अंदर बेटा ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट, पिग, शीप, काउ एंड फिश आती है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है कि जो 90% है वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है, 95% है क्या बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। जैसे कि जो भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है, जो भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम ड्रग्स वगैरह बनाते हैं, तो इनका जो टेस्ट होता है ना बेटा, इनका जो टेस्ट है वो किसी चूहे वगैरह के ऊपर होता है, तभी वो मार्केट में आता है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस 95%। यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है, जैसे टू स्टडी हाउ द जीन्स आर रेगुलेटेड और उनका इफेक्ट क्या है नॉर्मल फंक्शन बॉडी के ऊपर। ट्रांसजेनिक मॉडल्स बनाए गए हैं टू स्टडी द डिजीज लाइक कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड अल्जाइमर। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज किया जाता है एम्फाइसीमा, जो कि मेन जो कॉज था एम्फाइसीमा का वो क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। वो क्या था बेटा, सिगरेट स्मोकिंग था। ठीक है, सिमिलर अटेम्प्ट्स आर मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोनुरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। पहली ट्रांसजेनिक काऊ सबसे इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है रोजी, ईयर इंपॉर्टेंट है 1997। एक ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क बनाती है बेटा, कितना 2.4 ग्राम पर लीटर। द मिल्क कंटेन, किसके पास क्या होता है बेटा, अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन द नेचुरल काउ मिल्क। ठीक है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन ट्रीट करता है एम्फाइसीमा को। पहली ट्रांसजेनिक काउ 1997। ईयर इंपॉर्टेंट था, जैसे कि लाई लीली कंपनी ने 1983 के अंदर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा जो आते हैं।
अगर मैं बात करूं वैक्सीन सेफ्टी की, तो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड, कौन सी, ट्रांसजेनिक माइस, जो कि बेटा पोलियो वगैरह के लिए जो भी हम वैक्सीन बनाते हैं, to replace the use of monkey. Chemical safety testing, transgenic animals are more sensitive to toxic substance to obtain the result in the less time. ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ एथिकल इश्यूज की। ठीक है, एथिकल इश्यूज, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स एंड when such organisms are introduced into the ecosystem। देखो, अगर हम किसी भी एनिमल की, प्लांट के, अगर हम जीन के साथ मतलब चेंज करेंगे, मैन्युपुलेशन करेंगे, तो बेटा ये बहुत लोगों के मतलब, जैसे कोई मतलब जस्ट सपोज कोई पीपल या फिर नीम, ठीक है, इस तरीके से प्लांट से, मतलब ऐसे जो प्लांट्स है जो कि भावनाओं से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिनको लोग पूजते हैं, अगर मतलब हम किसी का भी जेनेटिक मटेरियल हम चेंज नहीं कर सकते, और ये उस ऑर्गेनिज्म के लिए भी मतलब हार्मफुल है। ठीक है, और ऐसे ही हम नॉर्मल कोई भी नॉर्मल बंदा बेटा किसी भी एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म कर सकता। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो इसके सारे ऊपर जो डिसीजन है वो कौन लेता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। आपका क्वेश्चन ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम चेंज हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम चेंज हुआ है, उसका मुझे बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। जितने भी बेटा डिसीजन है, क्या क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च होगी, कौन करेगा, उसकी सेफ्टी की जो भी ड्रग वगैरह मतलब बनी है, सारी की सारी सेफ्टी, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो कौन लेगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, मेक्स द डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द जीएमओ इनटू द public services. Developing countries are rich in biodiversity and traditional knowledge related to the bioresources. Biopiracy क्या होता है, refers to the use of bioresources by the multinational companies or other organization without the proper authorization of the countries and people concerned, without the compensatory payment। मतलब किसी कंट्री ने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया है तो दूसरी कंट्री उसका मिसयूज कर रही है, बिना बताए यूज कर रही है, या फिर उसको कोई भी कंपनसेटरी पेमेंट नहीं दे रही है, दैट इज नोन एज बायोपायरेसी। ठीक है, उसको हम बायोपायरेसी बोलेंगे। जो कंट्रोवर्सीज आई हैं बेटा वो कौन सी आई है, जैसे कि बासमती राइस। ठीक है, बासमती राइस कितनी वेराइटीज है इंडिया के अंदर बेटा, अराउंड 2 लाख वेराइटीज है इंडिया के अंदर, 27 डॉक्यूमेंटेड है बेटा बासमती राइस के अंदर। लेकिन अमेरिकन 1997 के अंदर अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट करा लिया बासमती राइस को थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। कैसे भाई, एक कोई भी सेमी डार्क वैरायटी ली राइस की और हमारी बासमती राइस के साथ क्रॉस करा लिया और एक न्यू वैरायटी बोला और बोला ये तो हमारी है, अब इसका यूज करोगे तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, बासमती राइस इंडिया के अंदर 2 लाख वैरायटी है, 27 डॉक्यूमेंट वैरायटी है बासमती राइस की, और आप कह रहे हो किसी के साथ भी आप इसको क्रॉस करा दोगे जो न्यू वैरायटी बनाई, और हमारा प्रोडक्ट यूज करके आप न्यू वैरायटी बना रहे हो, और इस प्रोडक्ट का यूज करने के लिए आप कह रहे हो कि पैसे दो, तो दैट इज नोन एज बायोपायरेसी। ठीक है, और इसी तरीके से टर्मरिक और नीम पर भी ऐसे ही बवाल है। ऑलराइट, क्योंकि टर्मरिक और नीम हमारे कहीं पे वेदों में, अभी वेदों में, ग्रंथों में इनका यूज है। ठीक है, कौन कह सकता है कि वे हमारे यहां से आए हैं। द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर द सेकंड अमेंडमेंट बिल, दैट इज इंडियन पेटेंट बिल, और इन्हीं सारे के सारे इश्यूज को लेके अभी अभी इंडियन पेटेंट बिल में अमेंडमेंट हुआ है। तो रिवीजन के अंदर बेटा हमने बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर को बहुत आसान तरीके से समझा है। हमने देख लिया जो मेन कॉन्सेप्ट थे बीटी कॉटन के बारे में। ठीक है, हमने देखा पेस्ट रेजिस्टेंट के बारे में। ठीक है, हमने देखा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जैसे कि आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक के बारे में हमने पढ़ा है। ऑलराइट, और हमने पढ़ा है जीन थेरेपी के बारे में, जीन थेरेपी के बारे में। ऑलराइट, और हमने पढ़ा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ठीक है, ये आपका रिवीजन है। अगर मैं बात करूं होमवर्क की, ठीक है, होमवर्क की क्या बताना है आपको, ये बताना है कि बासमती कितने इंडिया के अंदर बासमती राइस की डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज हैं। ठीक है, आप बताओ रोजी काऊ की क्या खास बात है। ठीक है,
और आप मुझे ये बताओ कि जो ह्यूमन इंसुलिन की जो ए चेन और बी चेन है वो ज्वाइन होती है तो वो किस बॉन्ड से ज्वाइन होती है? ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन है जो आपको मुझे बताने हैं। ऑलराइट, तो ये था बेटा चैप्टर आपका। अभी तक हमने सारे के सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, अपने बायोटेक्नोलॉजी यूनिट को पूरा कर लिया है। ऑलराइट, और हमने बहुत सारे के सारे सेशन जो जूलॉजी पोर्शन के थे, ठीक है, स्टार्टिंग विद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन को हमने यहां पर खत्म कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस टाइप के सेशंस में। आई होप ये हमारे जो सेशन है आपके रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत अच्छे से इन चैप्टर्स का पढ़ के फायदा उठाया होगा और कहीं ना कहीं आपको ये तैयारी में हेल्प कर रहा होगा ये हमारे सेशंस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशंस के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।